नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बोर का परमाणु मॉडल। बोर या नील बोर का परमाणु मॉडल हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं। परमाणु की संरचना में हमने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और अब हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं बोर का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसी में कुछ कमियां रह गई थी, जिन कमियों को दूर करके बोर ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। जानते हैं बोर का परमाणु मॉडल क्या था। तो सबसे पहले एक बात हम समझेंगे कि बोर का परमाणु मॉडल कहीं ना कहीं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का ही एक विस्तृत रूप है, ठीक है ना। उसमें ही संशोधन करके उसी को बताया गया है। तो सबसे पहले तो हम इस बात को जानते हैं कि रदरफोर्ड ने हमें समझाया था कि नाभिक परमाणु जो होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है उसका नाभिक और दूसरा होता है नाभिक के चारों ओर का रिक्त स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। क्लियर है, वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। तो ये बात बोहर ने भी मानी। क्लियर है, बोहर ने कहा कि परमाणु जो है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। परमाणु के कितने भाग होते हैं? दो। एक क्या होता है? नाभिक। एक होता है नाभिक और एक होता है नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। और नाभिक में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये बात मालूम होनी चाहिए। क्लियर है। एक बात और याद रखना कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? तो परमाणु की त्रिज्या होती है 10 की पावर माइनस 10 मीटर, और नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10 की पावर माइनस 15 मीटर। क्लियर है। ये बात भी तुम्हें पता होनी चाहिए। क्लियर है। चलो आगे इन्होंने क्या कहा, एक चीज और याद रखना, यह प्रथम क्वांटीकृत परमाणु मॉडल है। क्या? बोर का जो मॉडल है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रथम क्वांटीकृत परमाणु मॉडल। क्लियर है। आगे चलते हैं। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में नाभिक की परिक्रमा करते हैं जिन कक्षाओं की ऊर्जा नियत होती है। ऊर्जा क्या होती है? नियत होती है। ठीक है। आगे इन्होंने कहा कि इन कक्षाओं को कोष कहते हैं तथा इन्हें KLMN से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं, लेकिन सभी वृत्तीय कक्षाओं में नहीं घूमते। ये बात कही बोर के नियम ने। क्लियर है। बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं जिनकी ऊर्जा क्या होती है? नियत होती है। ठीक है। सबसे पहले समझ लेंगे हम यहाँ थोड़ा सा। ये है, मान लो नाभिक। क्या है? नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। ठीक है। इसके चारों ओर होती हैं वृत्तीय कक्षाएं। क्या होती हैं? वृत्तीय कक्षाएं। ठीक है। इनको ही हम क्या बोलते हैं? कोष। याद रखना, इसी को क्या कहते हैं? कोष। ठीक है, कोष या सेल। और ये क्या हो गया? नाभिक। ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, चलो फिर भी लिख देते हैं। क्या है ये? नाभिक। अब बात आती है कि इन कक्षाओं को या कोषों को हम प्रदर्शित करते हैं KL M, ऐसे ही N आ जाएगा ना, और बढ़ती चले जाएंगी और ज़्यादा आते चले जाएंगे। क्लियर है। अच्छा, इनका नंबर, तो इसको नंबर 1, N बराबर 2, N बराबर 3, अगर ये भी आ रहा है तो N बराबर 4, इस तरह से नंबर देते हैं। क्लियर है। समझ लेना। ये तो हो गया नाभिक। ये क्या हो गया? नाभिक। और ये क्या है? पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। और इन कक्षाओं की ऊर्जा कैसी होती है? नियत। कहाँ से निकालते हैं? तो एक चीज़ समझेंगे यहाँ आगे कि कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसने? बोर ने बताया था कि कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। कोई पूछे पहले कोष में कितनी होगी, दूसरे कोष में कितनी होगी, तीसरे में कितनी है, या K कोष में कितनी है, L कोष में कितनी है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का निर्धारण हम कर सकते हैं। कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2n²। क्या है? 2n² से निकाल सकते हैं। तो फिर से एक बार समझेंगे कि इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं, उन्हीं कक्षाओं में क्या करते हैं? घूमते हैं जिन कक्षाओं की ऊर्जा नियत होती है। और इन कक्षाओं को क्या कहते हैं? कोष कहते हैं। इनके नाम क्या होते हैं? KLMNOP, ये सारे नाम होते हैं। क्लियर है। अब बात आती है कि कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालें। तो देखो, जैसे पूछिए कि K कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। K कोष में कुल इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? कुल इलेक्ट्रॉन। इसको तुम याद रखना, ये तो सीधा सीधा पूछ लेगा तुम लोगों से ना। तो क्या करेंगे? देखो 2n², तो K के लिए n कितना है? 1। ठीक है। तो इतना तो समझ रहे होंगे। 1 का स्क्वायर, तो 2 एकम
2 ही हो जाएगा ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले वाली कोष में। अब ये जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराएंगे तब तुम्हें याद आएगा बोरबरी के नियम से जब हम सिखाएंगे या अफबाऊ के नियम से भी सिखाएं तो दोनों जगह ही हमें पता चलता है कि पहले कोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब मान लो K के बाद अगर हम L कोष में निकालें, L कोष में कुल इलेक्ट्रॉन, तो L में कैसे निकालेंगे बताओ भाई। L के लिए कितना हो जाएगा, n का मान 2, तो रखो 2 गुणा 2 की घात 2, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। L के बाद हमसे कहा जाए M, तो M के लिए क्या हो जाएगा 2 गुणा 3 की घात 2, 3 3 9, 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऐसे ही हम इसको बांट लेंगे। क्लियर है। तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा बोरबरी का जो नियम है तो वो कहीं ना कहीं इसी नियम के आधार पर उन्होंने बताया है कि किस तरह से इनको भरा जाता है, कोषों में इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरा जाता है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं जहां पर उनका कोणीय संवेग h/2π की पूर्ण गुणज होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे नाभिक है, क्या हो गया नाभिक, इसके चारों ओर ये कक्षाएं हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ से ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं घूमेगा कि इसमें घूम रहा हो तो यहाँ भी घूमने लग जाए, नहीं। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करता है जहाँ उनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज होता है। तो कहने का मतलब कोणीय संवेग जो होगा वो क्या होगा, n/2π। n का मतलब जिसमें भी हो, यहाँ इसके लिए जानते होंगे n बराबर 1 2 3 4। ठीक है ना, तो n का मान क्या रख सकते हैं 1 2 3 4। और एक बात इस फॉर्मूले को याद रखना, दूसरी बात कोणीय संवेग बराबर होता है mvr, तो हम यहाँ से रख सकते हैं mvr बराबर nh/2π। क्लियर है, क्या हो जाएगा mvr बराबर nh/2π। अच्छा, तुमसे पूछ सकता है कि k l m n o ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है ना, तो वो पूछ लेगा कि l कक्षा के लिए, l कोष के लिए कोणीय संवेग क्या होगा। तो l के लिए कितना मान है 2, तो यहाँ हो जाएगा, समझ लेना जैसे क्वेश्चन हो जाए कि l कोष का कोणीय संवेग है तो निकाल लेंगे कोणीय संवेग। कैसे निकलेगा, यहीं रख देंगे nh/2π में, तो n का मान कितना है 2, तो 2h/2π, तो h/π। क्लियर है, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आ रही है। अगला जो पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन को चक्रण लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, कहने का मतलब ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो परिक्रमा करता है उसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। ये बात रदरफोर्ड ने भी बताई थी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा जरूरी बात ये बताई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इन्होंने कहा किसी भी कक्षा में चक्रण के दौरान इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा ग्रहण करता है और ना ही ऊर्जा मुक्त करता है। कहने का मतलब ये है, ऐसे समझो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, ठीक है, कैसे भी घूम रहा हो, जब घूमेगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। जब उत्सर्जित करेगा तो कहीं ना कहीं इसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। तो इन्होंने ये सिद्धांत बताया कि किसी भी कक्षा में चक्रण के दौरान कोई भी इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा ग्रहण करेगा, ना तो वो एक्सेप्ट कर रहा है, ना ही वो ऊर्जा को मुक्त करता है। जानते हैं बोर के परमाणु मॉडल के सिद्धांत के अनुप्रयोग, बोर के सिद्धांत के अनुप्रयोग। क्लियर है। तो सबसे पहला अनुप्रयोग क्या था, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन मतलब किसी भी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में होता है, एक इलेक्ट्रॉन वाले हाइड्रोजन परमाणु He प्लस Li+2। देखो He पर होते हैं 2 और Li पर होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो 2 में से एक त्याग दिया है तो बचा कितना, 1, और इसने 2 त्याग दिए हैं तो इस पर कितना बचा, 1, तो एक इलेक्ट्रॉन की ही है। ठीक है, तो समझ लेना बस क्या था, एक इलेक्ट्रॉन वाले H परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु या He प्लस या Li+2 की विभिन्न कक्षाओं की त्रिज्या की गणना की। इसका अनुप्रयोग क्या था, त्रिज्याओं की गणना करने में। फॉर्मूला याद रखना है, क्या करना है, बस तुम कहीं फॉर्मूले को नोट कर लेना कि त्रिज्या के लिए फॉर्मूला क्या है, Rn बराबर 0.529 इंटू n²/z। z क्या है, तो z है परमाणु क्रमांक, z क्या है, परमाणु क्रमांक। क्लियर है,
परमाणु क्रमांक तो जानते हो, जैसे लिखा होता है ना आवर्त सारणी में कभी देखे होंगे तो यहाँ लिखा होता है 11, यहाँ लिखा होता है 23। तो ये जो 11 लिखा है सोडियम की, कहीं देखना 11 लिखा है तो वही है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। ठीक है, किससे दिखाते हैं? जेड से। और ये क्या है? परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, ए से दिखाते हैं। क्लियर है ना। दूसरा क्या था? विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना की। किसकी गणना की? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना की। क्या है? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर माइनस, फॉर्मूला याद रखना बस इतना ही, 13.6, ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो जेड क्या है? परमाणु क्रमांक। एन हम जानते ही, एन का मान 1 2 3। जिस कक्षा के लिए पूछे वो कहे चौथी कक्षा के लिए तो एन बराबर 4, वो कहे दूसरी के लिए तो एन बराबर 2। और इन्होंने बताया कि विभिन्न कक्षाओं में घूमते इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन का वेग Bn बराबर 2.18 इंटू 10⁸ जेड अपॉन एन सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। अब हम बात करते हैं बोर के परमाणु मॉडल की कमियां। किसकी? बोर के परमाणु मॉडल की कमियां। तो हमने बहुत बार देखा है कि सबसे बड़ी इसकी कमी ये थी कि हम एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के बारे में बात कर रहे हैं। किसकी? एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की। तो सबसे पहली कमी ध्यान से समझेंगे, यह परमाणु मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु, एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु अथवा आयनों पर लागू होता है। तो कहीं ना कहीं ये सीमित हो गया केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं पर। तो ये हो गई इसकी कमी। दूसरा ये कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में एक रेखा का सूक्ष्म रेखाओं द्वारा होता है। अच्छा, ये कहता है एक रेखा का निर्माण सूक्ष्म रेखाओं द्वारा होता है। इन सूक्ष्म रेखाओं की व्याख्या बोर मॉडल के द्वारा नहीं की जा सकती। अच्छा, तुम लोगों ने प्रिज्म पढ़ा होगा तो वहां पढ़ाते हैं कि एक रेखा जो जाती है वो क्या होती है? 7 या बहुत सारी सूक्ष्म रेखाओं में एक प्रकाश किरण अनेक प्रकाश किरणों में क्या हो जाती है? बट जाती है। बिल्कुल सेम सिद्धांत यही है। क्या कहता है कि जो एक रेखा का निर्माण है वो सूक्ष्म रेखाओं द्वारा होता है। उन सूक्ष्म रेखाओं के बारे में बोर का मॉडल कोई भी बात नहीं बता पाया। क्लियर है। अगला सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, क्या है? स्पेक्ट्रम मतलब यही जो प्रकाश वाली लाइट है। ठीक है ना। स्पेक्ट्रम के स्रोत को चुंबकीय अथवा वैद्युत क्षेत्र में रखने पर, याद रखना पेपर में क्वेश्चन आएगा कि स्पेक्ट्रम को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, कहाँ रखने पर? चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर स्पेक्ट्रमी रेखाएं बारीक खंडों में टूट जाती हैं, जिन्हें हम क्रमशः जीमान प्रभाव और क्या कहते हैं? स्टार्क प्रभाव कहते हैं। तो पूछ लेगा तुमसे कि स्टार्क प्रभाव किसे कहते हैं? तो भाई स्टार्क प्रभाव क्या कहते हैं? जब स्पेक्ट्रम को वैद्युत क्षेत्र में रख दें, जब स्पेक्ट्रम को वैद्युत क्षेत्र में रख दें और वो स्पेक्ट्रम रेखाओं में टूट जाए तो उसे हम बोलेंगे स्टार्क प्रभाव। यदि स्पेक्ट्रम को हम चुंबकीय क्षेत्र में रख दें और वो क्या हो जाए? स्पेक्ट्रमी रेखाओं में विभाजित हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? जीमान प्रभाव। ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही दोबारा समझो। स्पेक्ट्रम के स्रोत को यदि चुंबकीय अथवा वैद्युत क्षेत्र में रखने पर स्पेक्ट्रमी रेखा बारीक खंडों में टूट जाती हैं तो उन्हें क्रमशः, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के लिए जीमान और वैद्युत क्षेत्र के लिए स्टार्क प्रभाव कहते हैं। और इन दोनों प्रभावों की व्याख्या हमारे बोर नियम के अनुसार नहीं हो सकती। क्लियर है। तो हम सीखे क्या? बोर का नियम, बोर के नियम के अनुप्रयोग और इसमें बोर के नियम के दोष। ठीक है। आप उम्मीद करते हैं आप सभी के लिए ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।